दोस्तों, स्टडी बाबा एजुकेशन के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। नाउ वी आर स्टार्टेड टॉपिक्स ऑन 11th नवंबर एंड विद द जिस्ट ऑफ द हिंदू। यू नो वेरी वेल कि हम हिंदू, पीआईबी एंड अदर रिसोर्सेज का कंबाइंड वीडियो बनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पीसीएस, यूपीएससी एंड एसएससी से भी रिलेटेड और भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीएम कुसुम स्किल्ड अप गोल सेट टू 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। And also we are discussing India attends SU summit and world's first scripture case 9 यानी कि we are discussing all these topics in very detail। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी नासाज है, थोड़ा फीवर है, तो माइंड का जो मेंटल स्टेटस है वो हिला हुआ है, तो थोड़ा सा आवाज़ भी हमारी लो होने वाली है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीएम कुसुम स्किल्ड अप योजना की ये किसके लिए और क्यों चलाई है। तो इसने एक गोल सेट किया है, ये 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी यानी कि 2022 तक 30.8 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का करेंगे, जनरेट करेंगे पीएम कुसुम योजना के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, MNRE जिसे बोलते। इन्होंने इशू किया एक ऑर्डर, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी कि इस पीएम कुसुम योजना का पूरा एक्सपेंडेड एक्सप्लेनेशन है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका गोल एक सेट किया 2022 तक ये 30.8 गीगावाट करने वाले हैं, क्योंकि इसका नया टारगेट है और ये स्कीम इज अनाउंस टू अचीव यानी कि सोलर कैपेसिटी वो मैंने बताया 30.8 गीगावाट 2022 तक। एंड नाउ इसकी जो लागत है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वह 34,035 करोड़ रुपए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है किसानों के लिए। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्कीम बिल स्टेबलाइज इनकम ऑफ रूरल लैंड ओनर्स यानी कि जो गांव में हमारे लोग रह रहे हैं या जो किसान भाई हैं उनको 25 साल के लिए एक ऐसा बेनिफिट, एक स्टेबलाइज सिस्टम इससे अब होने वाला है जो काफ़ी यूजफुल होगा। ये स्कीम जो है सोलर पंप्स विल सेव द एक्सपेंडिचर ऑन डीजल यानी कि सोलर पंप के सेट होने से क्या होगा कि हमारा जो डीजल पर एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, वो डीजल पंप्स पे जब हम चलाते हैं तो खेतों को पानी भरते हैं या अदर रिसोर्सेज की यूज़ के लिए डीजल का यूज़ करते हैं, वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होगा, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। एंड सोलर पंप्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे एक रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन, हमारी सिंचाई का एक अच्छा सोर्स इरिगेशन में सिंचाई में ये प्रोवाइड कराएंगे। बिकॉज हमारे यहाँ लाइट तो आती है, बट उससे ज़्यादा सोलर एनर्जी हमारे यहाँ भरपूर है, जिससे हम एक सही दिशा में यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ इट्स आल्सो हेल्प रिड्यूस हार्मफुल पॉल्यूशन कॉज, ये हमने पहले ही बताया कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन का कॉज कम होगा यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यू टू द डीजल पंप, क्योंकि डीजल पंप से एक पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। एंड द स्कीम इज बेनिफिट मोर देन कि 17.5 लाख फार्मर्स इससे कवर होने वाले हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स में। सोच रहे हैं आप लोग, 17.5 लाख फार्मर्स कवर्ड अप विद दी स्कीम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अटेंड SU समिट। इंडिया ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया, कब, 10 नवंबर 2020 को ये समिट हुई है। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाई पीएम मोदी यानी कि पीएम मोदी जी ने ये SU समिट को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी 20वीं समिट थी SU की एंड थर्ड फॉर इंडिया यानी कि हमें 2017 में इंडिया को SU में शामिल किया गया है। ध्यान रखने वाले थे कि SU ने 2017 में इंडिया हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ SU। इंडिया वाज एन ऑब्जर्वर एट द SU सिंस 2005। इससे पहले भारत हमारा प्यारा देश 2005 से एक एज ए ऑब्जर्वर इसमें काम कर रहा था। एंड सिंस 2017 द इंडियन डेलीगेशन इज बीइंग लेड बाई यानी कि पीएम मोदी समिट के करता थे और उन्होंने हमारी इंडिया डेलीगेशन की तरफ से इसको हेल्ड आउट किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्सर Cas9 बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल। ये पूरे वर्ल्ड का यानी हमारे संसार का पहला डायग्नोस्टिक टूल बनाया क्रिस्पर Cas9। ये पहले भी यूपीएससी ने पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि टाटा जो MD यानी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड जो है, उन्होंने अनवेल किया एक टाटा MD चेक यानी कि एक डायग्नोस्टिक किट है जो इन्होंने बनाई है। इससे नोवल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फॉर कोविड-19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्सर Cas9 बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल एंड पावर्ड बाय द फेलुडा, और ये पावर्ड करता है फेलुडा द्वारा, और ये काफ़ी डायगोनाइज करेगी किसको, कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो क्रिस्पर Cas9 इज ए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन इंडिया बाई CSIR IGIB। ये कोविड-19 टेस्टिंग में CSIR और IGIB द्वारा इनके साथ कॉम्बिनेशन से मिलकर डेवलप किया गया। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ दोस्तों, थोड़ा तबीयत नासाज है मेरी, सॉरी फॉर दैट।
टाटा एमडी जो है, उन्होंने द हेल्थ केयर वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप का, टाटा जो मेडिकल है एंड डायग्नोस्टिक वो टाटा ग्रुप का एक वेंचर है। ये वैसे भी टाटा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोरोना में आपको सुना ही होगा। तो टाटा मेड चेक हैज़ बीन अप्रूव बाई ड्रग कंट्रोल एंड DCGI ने, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है। इट्स ए गुड थिंग। एंड ICMR यानी कि हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से और DCGI की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है। नाउ इस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फॉर कोविड-19 हैज़ बीन डेवलप्ड विद इन तो सोर्स स्पान ऑफ 100 डेज लाइसेंसिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि ये 100 डेज की लाइसेंस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। सोर्स स्पान इट्स वेरी यूजफुल फॉर कोविड-19 पेशेंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेशन हुआ है। पानी की काफ़ी भारी कमी है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे इंडिया में कभी कभी अभी देखने को मिल रही है, जो बढ़ रहा है। सो प्लीज़ सेव वाटर गाइस। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर हुआ है। दैन तिहान एजुकेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने प्रेजेंट किया वर्चुअल समिट ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। एंड ये क्या है, द वाटर समिट जो है दे हेल्प करेगा इंडियन और ऑस्ट्रेलिया पार्टनर टू हमारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो वेंचर हुआ, ये वर्चुअल इनोवेशन हुआ, ये काफ़ी यूजफुल है। एंड क्रिएट्स एनर्जी फॉर ए लॉन्ग टाइम कोलैबोरेशन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी दोनों कंट्रियों के बीच में ये रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड वाटर सेंटर जो है ये फाइटिंग अगेंस्ट हमारा जो कॉमन वाटर चैलेंजेस हैं उसके साथ भी ये फाइट करेंगे, यानी कि इशू फेस बाई बोथ द कंट्रीज, जो हमारे दोनों कंट्रीज लाइक जो कॉमन फैक्टर हैं वाटर चैलेंजेस, जैसे फ्लड है, ड्रॉट्स है, वाटर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, ओवर एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर, एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर इक्वलिटी, क्योंकि बहुत लोग बहुत गंदा पानी पीते हैं। शायद मुझे भी लग रहा है, दिल्ली में बैठा हूँ, पानी की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये काफ़ी जो कॉमन फैक्टर हैं इन पर ये काम करने वाले हैं। एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के डैन तिहान एंड हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं प्रेजेंट में, इन्होंने एक ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेट किया है। तो नाउ इट्स वेरी यूजफुल फॉर दो कंट्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट इथोपिया टाइग्रीज क्राइसिस। ये इथोपिया का टाइग्री क्राइसिस हुआ। इथोपिया में एक जगह है जिसमें इस समय इथोपियन गवर्नमेंट और इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर और अजरबैजान के बीच में अजरबैजान के बीच में एक ऐसा क्राइसिस हुआ है जो काफ़ी सॉर्ट आउट हुआ है। तो वी टॉक अबाउट द रिसेंट कन्फ्लिक्ट दैट्स गोइंग ऑन, द टाइग्री क्राइसिस। जो टाइग्री क्राइसिस है, यानी कि टाइग्रे क्राइसिस कह सकते हैं उसको, बिगिन विद द अनाउंसमेंट। इथोपियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अबे अहमद हैं, इनको नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया। ध्यान रखने वाली बात है, इन्होंने अनाउंस किया है इट फोर्सेज जो इनकी फोर्स सपोर्ट करेंगे TPLF, यानी कि TPLF को सपोर्ट करने वाली हैं। एंड हैव अटैक्ड ए मिलिट्री बेस एंड मैनी सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड। इन्होंने क्या किया है कि एक अटैक किया है किसी मिलिट्री बेस और वहाँ पर काफ़ी सोल्जर मारे गए। आफ्टर दिस PM अबे स्टार्टेड मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ द फोर्टिफाइड टाइग्री रीजन ऑन 4 नवंबर 2020। इसके बाद जब इनके मिलिट्री बेस पर अटैक हो गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना मिलिट्री ऑपरेशन इस फोर्स के अगेंस्ट शुरू कर दिया। तो ऑल्दो TFLF जो है टारगेट पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है, इन्होंने क्या किया, इसे पॉलिटिकल पार्टी है इथोपिया की, ध्यान रखने वाली बात है। तो इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज किया कि ऐसा कोई अटैक हमने नहीं करवाया और एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट सर्विस क्या हुआ, शट डाउन हो गया, यानी कि लाइट और वहाँ पे पूरा सा इंटरनेट सर्विस प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। और हुआ क्या, 6 नवंबर 2020 को एयर स्ट्राइक किया गया लॉन्च अगेंस्ट द फोर्स ऑफ TFLF, यानी कि टाइग्री पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के अगेंस्ट। तो ये काफ़ी बड़ा क्राइसिस चला है जबकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। इथोपियन पार्लियामेंट वोटेड फ्रॉम एन इंटर्न गवर्नमेंट, तो थोड़ा डिटेल में आप और देख लीजिएगा। हम डिस्कस अबाउट बिहार इलेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये 10 तारीख को काउंटिंग शुरू हुई थी और इस समय कंप्लीट हो चुकी है, यानी 11 नवंबर को इसका रिजल्ट आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि भैया NDA ही सरकार बनाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस इलेक्शन रिजल्ट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। NDA हैज़ वॉन एब्सोल्युटली 125 सीट्स हैव बीन विनिंग, यानी कि 125 सीटें जीत चुकी है, यानी कि पूर्ण बहुमत में है। ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, BJP ने 72 सीटें, JDU ने 42 सीटें, RJD ने 75 सीटें। अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी RJD सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें कांग्रेस ने क्या 70 कंस्टिट्यूंसी एंड 19 सीटें जी हैं। कांग्रेस ने ही शायद ये महागठबंधन का खेल खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, इसमें NDA की सरकार है, नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। आई एम डिस्कस अबाउट OPEC+। OPEC तो आपने सुना ही होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट OPEC+। तो आफ्टर है क्या, हाईली इफेक्टिव फिजर वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि जो फिजर वैक्सीन है कोविड-19 के विरुद्ध, उन्होंने क्या किया, ये अभी जल्दी ही इफेक्टिव किया, जल्दी ही WHO ने इसको लॉन्च किया है।
लॉन्च किया है इसको, क्या नाम है, अंडरटेकिंग लिया है। सऊदी अरबिया एश्योरेंस दैट ओपेक प्लस ऑयल आउटपुट डील कुड बी एडजस्टेड टू बैलेंस द मार्केट, ऑयल प्राइस हैव जंप। तो उन्होंने कहा कि ओपेक प्लस है वो ऑयल के जो आउटपुट है उसको एडजस्ट करेंगे और बैलेंस ऑफ मार्केट बना के रखेंगे। तो व्हाट इज द ओपेक प्लस, थोड़ा बता देते हैं। ओपेक प्लस जो है वो अलायंस है ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं, हु हैव बीन अंडरटेकिंग करेक्शंस एंड सप्लाई इन द ऑयल मार्केट सिंस 2017, यानी कि 2017 से ये क्या करते हैं, ऑयल मार्केट की सप्लाई को कहीं ना कहीं करेक्ट करते हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज, जैसे मैं बात करूँ ओपेक प्लस कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है, ये पूछने को आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये मलेशिया है, ऐसा मैक्सिको है, ओमान, रसिया, साउथ सुडान एंड सुडान आल्सो इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। तो आप एक बार ओपेक और देख लीजिएगा, वैसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 13 कंट्रीज हैं। और ये 14 सितंबर 1960 को बगदाद में ये हुआ था, उसके क्या नाम है, इराक बगदाद में एक इम्पैक्ट हुआ था, उसके बेस पे ये बनाया गया था। इसके मेंबर्स हैं इंडोनेशिया है, सऊदी अरबिया, ईरान, वेनेजुला, नाइजीरिया, लीबिया, इराक और अदर्स भी थोड़े इसके मेंबर्स हैं। उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इस समय जो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मोहम्मद बारकिंदो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनजीटी लिंक्स। एनजीटी ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फायर क्रैकर बेटा पटाखे नहीं चलाओगे, उसकी सेल पे उसकी एयर क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। टू पटाखे के बेचने पे पाबंदी लगा दी है कि जलाओ तो दूर, बेचने पे भी पाबंदी है। तो एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर मस्ट पर द सेंटर टू इंटेंसिफाई एंटी पॉल्यूशन मेजर्स। तो काफ़ी बैन कर दिया है एनजीटी ने कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। आई थिंक गाइस इस बार थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा कम यूज़ करना पटाखों का, हो सके तो बचना, इससे नहीं जलाना है। इट शुड सरप्राइज नो वन दैट एनजीटी हैज प्रोहिबिटेड द सेल एंड यूज ऑफ, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई आप बेचोगे भी नहीं और यूज भी नहीं करोगे, प्लीज ध्यान रखो इस बात का। तो एनसीआर जो रीजन है दिल्ली एंड अर्बन सेंटर में इसको बिल्कुल बुरी तरीके से, यानी कि अगर पिछले नवंबर लास्ट ईयर की वजह से जो पुअर और वर्ष एयर क्वालिटी हुई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, इस बार प्लीज मत करना, इससे कोविड की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। तो जो डायरेक्शन किया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया कि प्रोवाइड सम कंसेशन ऑफ सिटीज, कुछ सिटियों को इसमें थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, वो आप देख लेना। यानी कि एनजीटी ने नोटिस किया उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड कलकत्ता हाई कोर्ट हैड ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू डिटरेटिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। वो पहले ही बोल चुके हैं कि भैया बैन कर देंगे हम सारे फायर क्रैकर्स को, हम सेल भी नहीं होने देंगे और जलने भी नहीं देंगे। देखते हो कि 7 तक ही लागू होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजर वैक्सीन। क्या है एक वैक्सीन जो है, सॉरी ये वैक्सीन नहीं वैक्सीन है लेकिन जॉइंटली डेवलप, यानी कि फिजर बायोएनटेक 90% इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। देखिएगा एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि फिजर वैक्सीन जो है हमारे लिए फेस 3 का इसमें ट्रायल चला, 90% इफेक्टिव ऑन प्रिवेंटिंग एंड कोविड-19। इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। तो फिजर एंड बायोएनटेक वैक्सीन में यूज मैसेंजर आरएनए है, ये mRNA टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। mRNA टेक्नोलॉजी थोड़ा डिटेल में बताएंगे फिर कभी। विच रिलाइज ऑन सिंथेटिक जीन that can be generated and manufactured in weeks and produced to at scale more rapidly than conventional vaccines। तो और वैक्सीन के स्केल पर ये प्रोड्यूस करी जाएगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। Unlike traditional vaccine which works by training the body to recognize and kill protein produced by the pathogens। तो ये बताना है कि वो ट्रेनिंग बॉडी होगी, रिकॉग्नाइज करेगी और जो किल हैं प्रोटीन्स उनको मारेगी और पैथोजेंस पे प्रोड्यूस करेगी पैथोजन उसको, किसको, प्रोटीन को, और जो बैक्टीरिया हैं या जो वायरस उसको मारेगी। mRNA ये जो है मैसेंजर जो होता है ट्रिक्स द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, ट्रिक करता है इम्यून सिस्टम को टू प्रोवाइड वायरल प्रोटीन इटसेल्फ, प्रोवाइड करता है वायरल प्रोटीन किसी भी बॉडी में। द प्रोटीन्स आर हार्मलेस बट सफिशिएंट टू प्रोवोक ए रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये फिजर वैक्सीन काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट सैफ्रॉन की। सैफ्रॉन बाउल जो है ऐसे तो भैया कश्मीर को बोलते हैं, नाउ एक्सपेंड टू नॉर्थ ईस्ट में भी ये बढ़ाया जा रहा है। एंड प्लांट फ्रॉम सीड, इसके जो प्लांट हैं वो ट्रांसपोर्टेड किए जा रहे हैं कश्मीर से सिक्किम तक एंड नाउ फ्लॉवरिंग यांग और साउदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ये यांग जो डेल्टा है, यांग नदी है जो म्यांमार में है और चाइना का भी पार्ट है, ये वहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च हैज अंडरटेकन पायलट प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी, यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया सैफ्रॉन बढ़ाओ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी सैफ्रॉन की खेती करो, जिससे हमें थोड़ा फायदा होने वाला है। सैफ्रॉन जो केसर होता है दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है और भी चीज़ों में, ये स्पाइस में यूज आता है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा कभी और डिटेल बताएंगे। एंड नाउ मिंक्स आर डार्क कलर्ड कार्निवोरस मैमल है, ये मैमल्स हैं। ये शायद और कोई एग्जाम ना पूछे लेकिन यूपीएससी तो कभी कभी पूछ रहा था कि व्हाट इज मिंक्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या है या वो क्या देखता है कैसे। तो इससे मस्टेलिडे फैमिली का एक पार्ट है
एंड विच आल्सो इंक्लूड वेसल्स एंड अदर्स एंड फरेस्ट, ये फेरेट्स और ऑटर्स वगैरह का एक फैमिली से इंक्लूड होता है। मिंक ऑयल यूज इन सम मेडिकल, ये जो मिंक ऑयल है वो मेडिकल प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। ये अगर देखा जाए तो एक मतलब हमारे यहाँ वो होता है ना नेबला, उसकी तरह यूज होता है, उसकी तरह दिखता है। एज वेल एज टू ट्रीट प्रिजर्व एंड वाटर प्रूफ लेदर, और ये ट्रीट होता है कैसे प्रिजर्व करने के लिए वाटर प्रूफ लेदर वगैरह में ये ऑयल यूज होता है। देयर टू एक्सटेंट स्पीसीज रेफर्ड एज मिंक, द अमेरिकन मिंक एंड यूरोपियन मिंक। तो जो अमेरिकन में ये दो टाइप है, अमेरिकन और यूरोपियन। तो यूरोपियन मिंक इज लिस्टेड बाय द IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि होता क्या है मिंक्स को कुछ पूछे ना पूछे एनवायरमेंटल के बेस से पूछ लेते हैं कि IUCN का ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, ऑन गोइंग रिडक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। थैंक यू एंड वेलकम। प्लीज़ देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।